नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। हाल फिलहाल दो शब्दों पर सबसे ज्यादा बात होती है, पहली मेटावर्स और दूसरी 5G टेक्नोलॉजी। जी हाँ, मेटावर्स के बारे में किसी और दिन हम बात करेंगे, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं 5G की। देश को 5G का बड़े अरसे से इंतजार था और 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का पहला चरण पूरा होने के साथ ये इंतजार खत्म होने को है। सरकार का कहना है कि 10 अगस्त तक स्पेक्ट्रम का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा और अक्टूबर महीने से देश में 5G लॉन्च हो जाएगा। उधर 5G स्पेक्ट्रम में सबसे बड़ी बोली लगाने वाली रिलायंस जियो ने संकेत दिया है कि 15 अगस्त के मौके पर वो देश को 5G सर्विस की सौगात दे सकते हैं। कुल मिलाकर आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर देश के लोग 5G सर्विस का इस्तेमाल करने लगेंगे और ऐसे में ये जानना ज़रूरी होता है कि आखिर 5G सर्विस क्या है। 5G लॉन्च होने के बाद हमारी ज़िंदगी में किस तरह के बदलाव आएंगे, दुनिया भर में 5G की रेस में भारत की जगह कहां है, क्या 5G तक आम आदमी की पहुंच हो पाएगी, 5G के बाद डेटा के रेट्स पर आखिर किस तरह का असर पड़ेगा, 5G सर्विस के लिए आम आदमी को कितनी जेब ढीली करनी पड़ेगी, इन सभी सवालों के जवाब लेंगे हम हमारे पैनलिस्टों से। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। बिजब्रोली के CEO अरुण मिश्रा, प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के हेड रिसर्च अविनाश गोरक्षकर और टेलीकॉम लीडर EY प्रशांत सिंघल। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। तो अरुण जी, आपके पास आऊंगी सबसे पहले, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी एक कंज्यूमर के लिए, ग्राहक के लिए किस तरह से एक नयापन लेके आएगी इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर एक्सपीरियंस और तमाम तरह की सर्विसेज, क्योंकि देखिए काफ़ी तरह तक आइडियल माना जाता है 5G टेक्नोलॉजी को। मेरा ऑनलाइन एक्सपीरियंस किस तरह से बदलेगा तमाम पैरामीटर्स पर, भले ही हम कोई स्ट्रीमिंग वीडियो देख रहे हो या हम सर्फिंग कर रहे हो, किस तरह से दुनिया बदलेगी, हमारा एक्सपीरियंस बदलेगा, ये बताएं। श्योर, थैंक्स फॉर हैविंग मी। और जो 5G आपने जैसे कहा कि अडानी एंड रिलायंस जियो ने सबसे बड़ी बोली लगाई है, और हमें पता है कि रिलायंस का नेटवर्क कितना बड़ा हो चुका है मोबाइल के केस में। सो 5G टेक्नोलॉजी हमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला है डे टू यूजर को। देयर आर दो टाइप के यूजर्स हैं हमारे पास, एक तो कंज्यूमर्स हैं जो नॉर्मल इन कंज्यूमर्स हैं, एंड दूसरा जो बिजनेस है, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस हैं हमारे पास, जो इंटरप्राइज बिजनेस हैं। तो बिजनेसेस में भी दो टाइप हैं, स्टार्टअप्स एंड लार्ज बिजनेसेस। अब अगर आप हम इन दोनों में इनका डिफरेंस और इम्पैक्ट देखें, तो सबसे पहले फॉर नॉर्मल यूजर्स स्पीड बहुत ज्यादा मिलने वाली है। 4G से अगर हम कंपेयर करें 5G में, तो 100 टाइम्स स्पीड ज्यादा आने वाली है। अब इस स्पीड से क्या फर्क पड़ने वाला है? स्पीड से हमारे रूरल एरिया में भी आपने देखा लॉकडाउन के समय में कितना वर्क फ्रॉम होम या कितने लोग वापस गांवों में गए हैं। अब अगर हम 5G वहां तक पहुंच पाती है, तो ये 100 टाइम्स स्पीड हमें गाँव में मिलेगा। तो हम एक एक्चुअली, जब हम टेक्नोलॉजी सुपर पावर की बात करते हैं, हम एक्चुअली गाँव से टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर सकेंगे पूरे वर्ल्ड को। जो हमारे नॉर्मल यूजर्स हैं वो बहुत तीन तरह की चीजें, जैसे OTT, आपने देखा पिछले कुछ दिनों में OTT कितना बढ़ा है, वो अब गांवों तक जा सकेगा और उसका स्पीड, उसकी स्ट्रीमिंग सर्विसेज, डेटा क्वालिटी बहुत अच्छी बढ़ेगी। मेटावर्स, अभी आपने एक लाइन बोला था, मेटावर्स के बारे में बाद में बात करेंगे। मेटावर्स में जिसमें बहुत ज्यादा डेटा कंज्यूम होता है और हमेशा एक लैग आता रहता है जब आप मेटावर्स एप्लीकेशंस में खेलते हैं, वो बहुत आम आदमी को गांवों तक मिल सकेगा। एंड IoT की बात करते हैं, अब हम देखते हैं हम फोन से बल्ब ऑन ऑफ करते हैं, फोन से अपने फ्रिज और अपने बाकी डिवाइसेस को कंट्रोल करते हैं। जो IoT डिवाइसेस होते हैं उसमें पावर कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है, तो वो बहुत ज्यादा डेटा सेव नहीं कर पाते थे। अब बिकॉज ऑफ 5G IoT डिवाइसेस में बैटरी की लाइफ बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि पावर कंजम्पशन बहुत ज्यादा कम होने वाला है बिकॉज ऑफ 5G। तो अगर पावर कंजम्पशन कम होगा तो बैटरी की लाइफ 10-10 साल तक आएगी, 10-10 साल वाली बैटरीज IoT डिवाइसेस में आएंगी। इसका मतलब है कि ज्यादा डेटा आएगा बिजनेसेस के पास, ज्यादा इंटेलिजेंट सर्विसेज मिलेंगी, और अगर जब वो ज्यादा इंटेलिजेंट सर्विसेज मिलेगी तो लोगों को इंटेलिजेंट डिवाइसेज मिलेंगे। सो चाहे वो OTT हो, चाहे वो मेटावर्स हो, चाहे वो IoT हो, और बच्चों के लिए गेम्स में जो गेम्स के ग्राफिक्स होते हैं, गेम्स में जो ओवरऑल हम एक दूसरे वर्चुअल वर्ल्ड में जाते हैं, वो सारी चीजें बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक होने वाली है।
एक और चीज, जब हम वर्क फ्रॉम होम आजकल कर रहे हैं, हमारी टीम दुनिया भर में फैली होती है और हम उनसे इंटरेक्ट करते हैं वीडियो कॉल के थ्रू। जब 5G आएगा तो एक्चुअली हम ऐसी टेक्नोलॉजी ला सकेंगे जहां पे वो टीम मेंबर चाहे अपने घर में क्यों ना बैठे हों, बट ये लगेगा कि वो आपके साथ आपके कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, आपके फ्लोर पे आपके साथ काम कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ डेटा जो हम इतना स्पीड जो बढ़ने वाली है। मेटावर्स की बात करें या एक वर्चुअल वर्ल्ड की बात करें, तो टेक्नोलॉजी के हर एस्पेक्ट में, चाहे वो इंटरटेनमेंट हो, ओटीटी, चाहे वो गेम्स हो, चाहे वो स्मार्ट टेक्नोलॉजी हो जहां हम डिवाइसेस की बात करते हैं, चाहे वो डे टू डे लाइफ में जो हम डेटा यूज करते हैं, इन सारे चीजों में 5G बहुत ज्यादा इंपैक्ट करने वाला है, क्योंकि डेटा की स्पीड बढ़ने वाली है, डेटा की सिक्योरिटी बढ़ने वाली है, पावर कंजम्पशन कम होने वाला है, एंड गांवों तक इसका इम्पैक्ट होने से हमारे जो रूरल एरियाज हैं वहां से टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना पूरे वर्ल्ड को, बिकॉज हम एक मैन पावर सुपर पावर है, हमें कहना चाहिए। अगर हम ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें तो वी आर सुपर पावर्स। अब वो एक्चुअली वो ह्यूमन रिसोर्सेज गांवों से टेक्नोलॉजी पर काम कर सकेंगे, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर सकेंगे, और स्टार्टअप्स की तो बाढ़ आने वाली है। चलिए, काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपने विस्तार से हमको समझाया है, लेकिन इस पहलू पर मैं और विस्तार से बात करूं। बहुत ज़रूरी है कि प्रशांत जी को मैं इस डिस्कशन में शामिल करूं, क्योंकि जो ऑक्शन हुआ है उसे हम एक टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिहाज से कितना कामयाब सौदा कह सकते हैं। जिस भी तरह के पैसे मिले हैं, 1.5 लाख करोड़ की लगभग ये कमाई हुई है। तमाम तरह के हमने देखा है कि सर्विस प्रोवाइडर्स ने पार्टिसिपेट किया है, बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया है, महंगे से महंगे स्पेक्ट्रम बैंड को खरीदा गया है। इस ऑक्शन को अगर मैं ध्यान में रखकर चलकर चलना चलूँ प्रशांत जी, तो आप इसको कैसे देखते हैं? कितना कामयाब आप इसको मानते हैं? थैंक यू कविता, धन्यवाद। आई थिंक ये जो 5G का ऑक्शन हुआ है, ये बहुत ही सक्सेसफुल ऑक्शन है। गवर्नमेंट के हिसाब से भी इतने ज़्यादा बिडिंग होने की एक्सपेक्टेशन नहीं थी, जो कि हो गई है। और इससे ये भी क्लियर है कि ऑपरेटर्स 5G को रोल आउट करना चाहते हैं। उन्होंने 1.5 लाख करोड़ कमिट किया है कि वो इसमें डालेंगे, और ये ओवर 20 साल के ऊपर वो पे करें या वो इमीडिएटली पे करें, वो ऑप्शन उनके पास है। सो इससे एक चीज़ बड़ी क्लियर हो गई है कि इंडिया में अब 5G आएगा ही आएगा, और बहुत ही जल्दी आएगा। अब 5G का क्या मतलब है? 5G आज के दिन अगर हम डेटा स्पीड्स देखते हैं और उसमें हम देखते हैं कि कितनी जल्दी एक फाइल डाउनलोड हो जाती है, या कितनी जल्दी आप एक पिक्चर को डाउनलोड कर लेते हैं। 5G उसमें आप समझ लीजिए कि अगर 5G के ऊपर आपका कनेक्शन है तो वो आपको 40 गुना ज्यादा, या 1/40th ऑफ द टाइम और 1/50th ऑफ द टाइम में आपको वो डाउनलोड हो जाएगा। मतलब उतनी स्पीड से आप ये पिक्चरें देख सकते हैं, गेमिंग कर सकते हैं फॉर कंज्यूमर, और आप इंटरनेट ब्रॉडबैंड एक्सेस कर सकते हैं। जो मेटावर्स की बात हो रही है कि जहाँ पे 3D मॉल्स नजर आएंगे, वो सब 5G की वजह से ही नजर आएंगे, 5G के चलते ही नजर आएंगे। सो इसमें ग्राहकों को ये फायदा होगा कि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी अच्छी मिलेगी, बहुत लो लेटेंसी पे मिलेगी। मतलब जितनी जल्दी हम अपना मैसेज वापस भेजते हैं और उतनी जल्दी वहां से इंटरनेट सर्वर से जो वापस आता है, वो स्पीड will be minuscule, मतलब it will be a fraction of millisecond। तो उस स्पीड से वो आएगा। अब जब टेक्नोलॉजी ग्रोथ के साथ साथ, जैसे कई देशों में कनेक्टेड कार्स हैं, ऑटोमेटिक कार्स हैं, मे बी कई पार्ट इंडिया में, पूरे इंडिया में तो नहीं लग सकती कनेक्टेड कार्स हमारा, उसमें हमें काफी टाइम लगेगा। बट जो एक हाउसिंग सोसाइटीज हो गई या कॉम्प्लेक्सेस हो गए, वहां पे हो सकता है कनेक्टेड कार्स चलना शुरू कर जाए। होम ऑटोमेशन जो लोग सब बात करते हैं कि घर पे आप वीडियो कैमरा लगाइए और आप अपने ऑफिस में बैठ के देख सकते हैं कि आपके घर पे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सर्विलेंस कैसा है, वो सब अब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से रियलिटी हो जाएगा। सो ग्राहकों के लिए एज आई सेड, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, जो एंटरटेनमेंट है, लाइव स्पोर्ट्स हैं, कई लोग स्टेडियम जाके नहीं देख सकते हैं,
वह 5G में उनको लगेगा जैसे वो प्लेयर के पीछे बैठ के देख रहे हैं पूरा मैच, और उसमें डिफरेंट एंगल से आपको नजर आएगा। तो आप यू विल बी अ पार्ट ऑफ दैट इंटायर इवेंट, कि आप अगर कोई लाइव कॉन्सर्ट में फिजिकली नहीं जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ 5G जब आप वहां पे कनेक्ट कर लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप उस कॉन्सर्ट में बैठे हुए हैं। तो उस दिस इज कॉल्ड इमर्सिव गेमिंग और इमर्सिव एक्सपीरियंस, तो वो आपको लगेगा 5G के चलते। बिल्कुल, एक्सपीरियंस पे तो बहुत बात हो गई है क्योंकि लेकिन प्रशांत जी, मैं आगे अविनाश जी के पास जाऊं क्योंकि बहुत ज़रूरी है जानना कि हमारे ऊपर मोबाइल का बिल किस तरह से आगे बढ़ेगा, क्योंकि अगर बेहतर एक्सपीरियंस होगा तो अविनाश जी हमें कीमत भी ज़्यादा चुकानी पड़ेगी, उस पर मैं बाद में आती हूँ। लेकिन प्रशांत जी, थोड़ा सा बैंड्स के महत्व को मुझे समझना है, क्योंकि यहाँ पर लगातार खबरों में एक आम आदमी के लिहाज से समझना होगा, इतने बेहतर एक्सपीरियंस की हम बात कर रहे हैं तो ये बैंड्स की भी कुछ अहमियत कहीं ना कहीं होगी। अलग अलग बैंड्स की क्या खासियत है और जिस भाव पे ये बिके हैं वो कितना कमाल की बात है? बैंड का एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है, डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। सो अगर हम 700 की बात करें तो 700 के बैंड में आपको जो इन बिल्डिंग कवरेज होती है वो ज़्यादा अच्छी मिलती है, क्योंकि वो कनेक्टिविटी बेटर रहती है, वेव्स कैन कम इन मच फास्टर, स्पेक्ट्रम वेव्स। दूसरा क्या होता है कि आपकी कवरेज ज़्यादा बढ़ जाती है, तो अगर आप हाईवेज पे, रूरल एरियाज में आप कवरेज के चलते 5G लगाना चाहें तो वो 5G वो 700 का बैंड है जो बहुत ही अच्छा रहता है और एफिशिएंट रहता है। उसके बाद अगर हम 800 और 900 की बात करें, ये पुराने बैंड्स हैं। 800 और 900 दोनों अब GSM के लिए यूज होते हैं। 900 शुरुआत में ही गया था, वो 3G 4G सबके लिए यूज होता है, बट आजकल वो इंडिया में 3G के लिए यूज होता है, सॉरी 4G के लिए यूज होता है। 800 4G के लिए यूज होता है। 1800 का जो बैंड गया है, जहाँ पे मैक्सिमम बिडिंग हुई है यूपी ईस्ट में, वहाँ पे 4G की कैपेसिटी के लिए हुई है, क्योंकि हर ऑपरेटर को चाहिए, यूपी ईस्ट जो मोस्ट पॉपुलर स्टेट है इस देश में, वहाँ पे हर ऑपरेटर चाहेगा कि उसका नेटवर्क स्ट्रांग हो, कैपेसिटी हो, और वो 4G की कैपेसिटी के लिए हुई है। उसके बाद अगर आप 2500 देखें तो वो भी 4G कैपेसिटी के लिए है। 1800 कवरेज के भी देता है, 4G कैपेसिटी के लिए 2500 है और 2100 है, जहाँ पे बिडिंग कम हुई है। उसके बाद अगर हम 3300 से लेके 3600 देखें, ये एक बैंड है जहाँ पे मैक्सिमम 5G की डिप्लॉयमेंट होती है। ये एक 4G नेटवर्क के ऊपर ओवरले होता है और ये आप कैपेसिटी क्रिएट कर सकते हैं। इसमें कवरेज कम रहती है, इन बिल्डिंग में थोड़ी सी चैलेंज होती है। इन बिल्डिंग के लिए आपको इन बिल्डिंग सोल्यूशन लगाने पड़ते हैं, बट ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर बैंड है, जिसके चलते आपकी आपको तो कहीं ना कहीं हमने देखा है कि 5G बहुत पॉपुलर कैपेसिटी बैंड्स और में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया है सर्विस प्रोवाइडर के जरिए। अविनाश जी, आपके पास आऊंगी क्योंकि अब देखिए बहुत सारी बातें यहाँ पर कही जा रही हैं। एक तरह से प्राइस वॉर शुरू हो जाएगा, कंपेटिटिव प्राइसिंग होगी, तो क्या मेरा जो एक्सपीरियंस है इसका नतीजा ये होगा कि वो बेहतर तो हो रहा है लेकिन मेरा बिल भी ज़्यादा होगा, मुझे पैसे देने पड़ेंगे, अलग अलग तरह के पैकेजेस लॉन्च करेंगी सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनियां, तो अब कितना महंगा हो जाएगा मेरे लिए ये पूरा एक्सपीरियंस? कविता, आपने सही कहा कि जो 5G की सर्विसेज आएंगी वो डेफिनेटली प्रीमियम सर्विसेज रहने की उम्मीद है, और प्राइसिंग पावर तो वैसे भी टेलीकॉम सेक्टर में वापस आ चुका है। मुझे लग रहा है कि पहले तो 4G के सर्विसेज के लिए भी कीमतें बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, पॉसिबली बाय एंड ऑफ दिस नेक्स्ट क्वार्टर। बट जो 5G के सर्विसेज है वहाँ पे प्रीमियम सर्विसेज पहले प्रोवाइड किए जाएंगे, तो खर्चा तो कस्टमर्स का ज़रूर बढ़ेगा, क्योंकि ये सारे जो इन्वेस्टमेंट्स कंपनीज ने किए हैं इसका भुगतान जो है, वो रिकवरी जो है वो तभी आएगा जब ये प्रीमियम सर्विसेज कस्टमर्स को प्रोवाइड करे। ऐसा नहीं है कि कस्टमर्स इसको एडॉप्ट नहीं करेंगे, बट मुझे लग रहा है कि वैल्यू एडिशन के साथ साथ हमको 5G के सर्विसेज को थोड़े से इनिशियल लेवल पे तो थोड़े से महंगे पड़ेंगे, और जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा, कस्टमर्स की संख्या बढ़ेगी, ऑब्वियसली तभी स्केल की बात आएगी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और उसमें डेफिनेटली थोड़ी बहुत कटौती आ सकती है। बट फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि शायद जब ये कंपनीज लॉन्च करेंगी 5G, तो शुरुआत में तो डेफिनेटली ये सारे सर्विसेज आर गोइंग टू कम एट अ प्रीमियम। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि सारे टेलीकॉम कंपनी जैसे रिलायंस है, भारती एयरटेल है, वोडाफोन है, रिलायंस ने तो सबसे ज़्यादा शेयर स्पेक्ट्रम का खरीदा है 5G का, तो इसको मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा।
ऑब्वियसली ज्योग्राफिकल कवरेज से और अपने सर्विसेज से। तो ये मेरे ख्याल से आने वाले 3-4 महीने में हमको पता चलेगा, बट डेफिनेटली कंपनीज विल बी एग्रेसिव इन ऑब्वियसली चार्जिंग अ प्रीमियम फॉर 5G। बिल्कुल। तो अरुण जी, मुझे ये समझाइए, बहुत कुछ ये भी कहा जा रहा है कि लोगों को अब अपने जो हैंडसेट्स हैं फ़ोन के वो बदलने होंगे, क्योंकि हर फ़ोन इस टेक्नोलॉजी के साथ कंपैटिबल नहीं होगा। अब अगर इसे रोल आउट किया जाएगा और जैसा कि अविनाश जी ने समझाया, एक प्रीमियम प्राइस पर रोल आउट किया जाएगा, क्या मेरा खर्चा और बढ़ेगा? एक नया मोबाइल फ़ोन भी मुझे खरीदना पड़ेगा? देखिए, कोई जरूरी नहीं है। जब हमारे पास 4G आया था तब भी ये प्रॉब्लम हुई थी कि बहुत सारे पुराने हैंडसेट जो हैं, जो फोन थे, वो 3G केवल सपोर्ट कर रहे थे और 4G सपोर्ट नहीं था। तो हमने धीरे धीरे ग्रेजुअली सबने वो 4G पे माइग्रेट किया। सिमिलरली बहुत सारे फोन, बहुत सारे नेटवर्क पहले से, टेलीकॉम प्रोवाइडर पहले से 5G इनेबल्ड फोन मार्केट में ला चुके हैं और लोग खरीद रहे हैं। और जो मिनिमम प्राइस 5G के फोन्स की है वो 10,000 से शुरू होती है। जो एवरेज यूज ऑफ मोबाइल फोन है इंडिया में वो बहुत कम है और लोग बहुत जल्दी अपने फोन्स बदलते हैं। सो जस्ट फॉर 5G के लिए, यूज के लिए फोन बदलना, ये आप शुरू में बहुत ज्यादा नहीं होगा। जो प्रीमियम कस्टमर्स हैं, जो अभी बात कर रहे थे शांत जी, और वो प्रीमियम कस्टमर्स हैं, वो शुरुआत में फोन बदलेंगे अगर उनके पास 5G इनेबल्ड फोन नहीं होगा। बट इन जनरल जिस हिसाब से नए फोन्स मार्केट में आ रहे हैं और जैसे अब इंडिया में 5G आना ऑलमोस्ट सर्टेन हो गया है, उस हिसाब से जो मार्केट में नए फोन्स आएंगे वो ऑलरेडी 5G होगी। और जो पुराने फोन्स हैं, और हमें ये भी समझने की जरूरत है कि 5G की जो स्पीड है वो कब हमारे पास ऐसी आएगी। हमने बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखी हुई हैं 5G से अभी, बट हमें ये समझने की जरूरत है कि ये पहले दिन से ऐसा नहीं होने वाला है। जिस तरह से 4G की स्पीड जितनी होने वाली थी, वो आते आते अभी भी हमारे पास, अभी हमने 4G को कंप्लीटली यूटिलाइज नहीं किया है। सिमिलरली 5G के केस में भी जब तक हमारे पास वो नेटवर्क आएगा, जब तक वो स्पीड आएगी, तब तक हम में से बहुत सारे लोग अपना फोन वैसे ही बदल चुके होंगे। हाँ। तो फोन बदलना पड़ेगा बहुत। तो मुझे अंकुर जी यही समझना है, क्योंकि अभी तक हम इंफ्रा वाले एस्पेक्ट पे किसी ने फोकस नहीं किया है। सब जो खबरें में भी है कि क्या बड़ी क्रांति आने वाली है, इस पर तो हर कोई फोकस कर रहा है। इस क्रांति के लिए हम कितने तैयार है? क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ बड़े शहरों की बात नहीं कर रहे हैं ना, हम तो पूरा ओवरऑल इंडिया इसको पैन आउट, रोल आउट की बात कर रहे हैं। क्या हमारे गाँव, कस्बे, टियर 2, टियर 3 टाउन्स क्या तैयार है इसके लिए? नहीं है। मैं आपको यही कहना चाह रहा था, जैसे उन्होंने मेंशन किया था हाईवे पे 5G की जरूरत, या गांव में जब 5G की जरूरत होगी। 5G के अपनी लिमिटेशंस भी हैं। तो 5G की लिमिटेशंस जैसे ये है कि उसका टावर से दूरी, जो प्रॉक्सिमिटी है वो कितनी है, ये एक बहुत मायने रखता है। तो उसके लिए उसमें स्मॉल सेल्स की जरूरत होती है, नंबर ऑफ टावर्स, नंबर ऑफ सेल्स उसमें ज्यादा लगाने की जरूरत होगी, और गाँव तक 5G जाते जाते काफी टाइम लगने वाला है। जैसा मैंने कहा, अभी तक हमने 4G को कंप्लीटली एक्सप्लॉइट नहीं किया है। अभी तक 4G की सारी सर्विसेज हम नहीं यूज कर पाते हैं। सारा स्पीड जितना प्रॉमिस था अभी तक नहीं आ रहा है। तो 5G के केस में भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने में टाइम लगेगा। 5G की सर्विसेज गांव तक पहुंचने में टाइम लगेगी। 5G की सर्विसेज हर स्मॉल टियर 2 सिटीज हैं वहां पहुंचने में टाइम लगेगी। जो मेट्रो सिटीज हैं, जो जहां पे टेक्नोलॉजी सेंट्रिक सर्विसेज होती हैं, वहां पे ये पहले आएगा। और हाईवेज हो, रिमोट एरियाज हो, वहां पे कनेक्शन की प्रॉब्लम होने वाली है। हाँ, बट जो बिजनेस एरियाज हैं, जहां पे पहले से स्टार्टअप्स हैं, जहां पे हमारे यूजर्स, बिजनेस यूजर्स ज्यादा हैं, वहां पे ये पहले लॉन्च होगा। वहां पे प्रीमियम जरूर चार्ज किया जाएगा। बट गांव तक जब तक ये पहुंचता है, जब तक ये मास तक होता है, तब तक लोगों के फोन वैसे भी बदलेंगे। लोग नॉर्मली भी फोन बदलते हैं, और अगर किसी को फोन बदलना भी होगा तो बेसिक 5G का फोन 10,000 रुपए से शुरू हो रहा है मार्केट में। तो बहुत ज्यादा कॉस्ट डिफरेंस नहीं आने वाला है लोगों पे। जैसे 4G के लिए सबको ये शुरू में लगता था कि हमें अपना सेट बदलना पड़ेगा, बट ये एक बहुत बड़ा ब्लॉकर नहीं आया। लोगों ने ग्रेजुअली इस फोन को बदल दिया। तो अविनाश जी, अब इसमें क्योंकि बात से ये समझ में आ रहा है कि ज़्यादा कीमत का बोझ तो नहीं पड़ेगा ग्राहकों की जेब पर, लेकिन कंपनियों के प्रॉफिट कितने ज़्यादा बढ़ेंगे, कैसे देखते हैं आप? तमाम जो भी कॉस्ट पे स्पेक्ट्रम बैंड्स खरीदे हुए हैं अविनाश जी, प्रॉफिट एनालिसिस क्या कहती है आपकी तमाम कंपनियों को लेकर? नहीं, जैसे मैंने पहले कहा कविता की, टेलीकॉम सेक्टर तो वैसे भी काफी कंसोलिडेट हो चुका है। और अभी जो दो प्लेयर्स है, जैसे कि रिलायंस जियो और भारती, ये दो प्लेयर्स है जो कॉम्पिटिटिवली बहुत वेल पोजिशनड है।
इनफैक्ट भारतीय एयरटेल के चेयरमैन मित्तल साहब ने तो ऑलरेडी कहा है कि प्राइसिंग पावर अच्छी होने से वो आरपूस को और ज़्यादा देखना चाहते हैं। इनके जो कमेंट्री आई है इनके तरफ से, उन्होंने कहा है कि मिनिमम 250-300 रुपीज़ का आरपू वो देख रहे हैं। तो डेफिनेटली जैसे दूसरे पैनल गेस्ट ने कहा कि 4G में भी डेफिनेटली प्राइस हाइक्स आने की संभावना है। 5G डेफिनेटली स्लो एंड स्टडी पेनिट्रेशन करेगा, लेकिन ऑब्वियसली आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, ये दोनों कंपनीज है जहां पे हम देख रहे हैं कि प्राइसिंग पावर आने के बाद कस्टमर्स को भी आदत हो गई है और ये जो प्राइस इंक्रीजेज आ गए ये अभी पूरी तरह से कस्टमर्स पचा लेंगे और डेफिनेटली मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी आने वाले कई क्वार्टर्स और सालों के लिए अच्छी रहेगी। सबसे बड़ी बात, कंपटीशन कम हो चुका है और यहाँ पे जो प्राइसिंग पावर है सिर्फ 2 प्लेयर्स के पास में। वोडाफोन की बात करें तो मुझे नहीं लग रहा है कि वोडाफोन में कोई बड़ी इंक्रीमेंटल अपसाइड आएगी, क्योंकि इनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत है कि अभी भी बैलेंस शीट काफी लिवरेज्ड है, अभी भी ये लॉस मेकिंग है और लॉस मेकिंग कंपनी ज्यादातर 5G के मार्केट में ज्यादा दिन के लिए सर्वाइव करेगी ऐसा लग नहीं रहा है। तो सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी ऑब्वियसली रिलायंस और भारती रहेगा, तो इनके ऊपर इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए, क्योंकि इनका जो रिफ्लेक्शन होगा 5G का वो मेरे ख्याल से एंड ऑफ द ईयर से रिफ्लेक्ट होगा। इमीडिएटली तो नहीं आएगा, बट डेफिनेटली इन्होंने काफी इन्वेस्टमेंट्स भी किए हैं और ये इन्वेस्टमेंट्स उनको ऑब्वियसली FY24 में देखने को मिलेंगे पूरी तरह से। बिल्कुल। 700 मेगाहर्ट्ज़ का प्रशांत जी मुझे आपसे एक बार बात करनी है, क्योंकि देखिए ये बहुत ज़्यादा डिमांड में था। कहा जा रहा था इंडस्ट्री की तरफ से डिमांड थी कि इसको 90% इसके जो प्राइसेस हैं उसको स्लैश किया जाए, लेकिन सरकार ने बेस प्राइस से लगभग 40% की कमी यहाँ पर इसकी प्राइसिंग में की है। ग्लोबली भी हमने देखा है कि इस वाले बैंड में अधिकतर टेलीकॉम कंपनियाँ इंटरेस्टेड होती है। क्या खासियत है इस बैंड की और क्यों इतना ये डिमांड में है? ये एक सब गीगाहर्ट्ज बैंड है, तो जितने भी सब गीगाहर्ट्ज बैंड होते हैं उसमें स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी बेटर रहती है और उसका ये मतलब होता है कि आपको कम केपेक्स में ज़्यादा कवरेज मिल जाती है और एफिशिएंसी मिल जाती है। और दूसरा होता है कि कंज्यूमर का एक्सपीरियंस भी थोड़ा सा बेटर रहता है इन बैंड्स में। जैसे कि आज के दिन हम 900 का जो नेटवर्क है और 1800 बैंड में जो नेटवर्क है, दोनों में आज भी थोड़ा फर्क रहेगा कैपेसिटी कवरेज के हिसाब से। सो 700 भी उसी तरह है। ऑब्वियसली ये थोड़ा बैंड महंगा है, बट हायर बैंड में जाएंगे तो आपका केपेक्स बढ़ता जाएगा और आपकी थोड़ी सी इम्पैक्ट आपके कैपेसिटी और कवरेज क्वालिटी में आता है। ज़्यादातर कवरेज क्वालिटी में आता है, कैपेसिटी के लिए तो आप एडिशनल साइट्स लगाते रहेंगे। और 700 में आपकी कवरेज अच्छी रहती है क्योंकि ये सब गीगाहर्ट्ज बैंड है और आपका केपेक्स भी कम रहता है। सो इसलिए ये बैंड को काफ़ी एफिशिएंट कहा जाता है। और जैसा मैंने पहले कहा कि 700 बैंड की वजह से आपकी जो इन बिल्डिंग जो दीवारें होती हैं ये स्पेक्ट्रम वेव्स उसको क्रॉस कर सकती हैं, तो जो आपके दफ्तरों में घरों में आपको अच्छी कवरेज मिल सकती है। आपको बूस्टर या राउटर की ज़्यादातर जरूरत नहीं पड़े, इसलिए ये बैंड भी बेहतर रहता है। तो अंकुर, पिक्चर तो बहुत रोजी है, लेकिन ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, अब जैसे कि हम मुंबई की बात करें, ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां पर आपको आपका डेटा ठीक से काम करता हुआ नहीं दिखाई देता है, आपकी कॉल्स नहीं लगती हैं, इस तरह की पैचीनेस जो है हमें पूरे नेटवर्क में और डेटा में दिखाई देती है। ये काम तो हम 4G में भी नहीं कर पाए, तो 5G में भी किस तरह से, मैं बॉम्बे की बात कर रही हूँ, मुंबई की बात कर रही हूँ, 5G में कैसे हम इसको तब्दील होता हुआ देखेंगे? स्मूथ ऑपरेशन और स्मूथ यूसेज की हम बात कर रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि बाकायदा यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो रोल आउट होने से पहले हमें ध्यान में देनी होगी, लेकिन बात वही आती है ना, ये सब बातें तो 4G के लिए भी कही गई थी, लेकिन देखिए जस की तस है तस्वीर तो बहुत सारे एरियाज में। अरुण? ओके, सो सॉरी, आपने अंकुर कहा था, आप सही कह रही हैं, ये बात मैंने पहले भी हाईलाइट की है कि हमने 4G को भी अभी तक यूज नहीं किया है, तो 5G के आने से सब कुछ नहीं बदलने वाला है। हमें ये समझना पड़ेगा कि 5G को आते आते कंज्यूमर पे जो एक्चुअल इम्पैक्ट है वो आते आते होगा, और उसके लिए हमें अपने कैरियर्स को, हमें जो टेलीकॉम प्रोवाइडर्स हैं उनको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने की जरूरत है। जो डेंस पॉपुलेशन वाला एरिया है वहां पे 4G और 5G में एक डिफरेंस हमें समझना होगा। 5G में 4G से हम 100 टाइम्स ज्यादा डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं एक एरिया में, तो एक पर्टिकुलर सेक्शन में। तो यहाँ पे 5G जरूर हेल्प करने वाला है इन प्रॉब्लम्स में, बट उसके लिए जो टेलीकॉम कैरियर्स हैं उनको अपना नेटवर्क सुधारने की जरूरत है, उनको बेटर कनेक्टिविटी
जो इन एरियाज में जहाँ पे हाईली पॉपुलेटेड एरियाज हैं वहाँ पे उनको स्मॉल सेल्स लगाने की, जो मैंने पहले भी बात की थी, स्मॉल सेल्स लगाने की जरूरत है। जो नंबर ऑफ टावर्स हमने 4G के केसेस में देखे थे, आपको याद होगा जब टावर्स कम हुए थे तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ था ओवरऑल कनेक्टिविटी पे, डेटा कनेक्टिविटी पे एंड टेलीफोन कनेक्टिविटी पे। ये चीजें 5G के केस में भी हो सकती हैं अगर स्मॉल सेल्स नहीं लगाएंगी ये कंपनियां, तो उसके लिए इनको काफी इन्वेस्ट करने की जरूरत है। और जो हम बात कर रहे थे कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे कैसे इम्पैक्ट होगा, उन सबसे पहले अगर ये उन एरियाज में अपने नेटवर्क को ठीक करते हैं और बिजनेस एरियाज पे फोकस करते हैं, तो स्टार्टअप्स इन एरिया तक पहुंचने के लिए 5G कनेक्टिविटी यूज करेगा, 5G रिलेटेड फीचर्स यूज करेगा। और 5G और उसके लिए सबसे पहले हमें ये प्रॉब्लम्स दूर करने की जरूरत है। और इसमें ना केवल टेलीकॉम कैरियर्स पर जो नेटवर्क हैं, जो फोन सेट्स होते हैं, उनकी उस पे भी काम करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे फोन सेट्स में अगर 5G सर्विसेज नहीं एनेबल है, जैसे शुरुआत में 4G सर्विसेज नहीं होती थी, अगर उनका नेटवर्क कैच करने की कैपेसिटी अच्छी नहीं होगी तो ये प्रॉब्लम्स जस की तस रहेंगी। तो केवल 5G आने से कुछ नहीं बदलने वाला है, ग्रास लेवल पे बहुत कुछ चेंज करने की जरूरत है नेटवर्क कैरियर्स को। बट एज ये प्रोवाइडर्स जो हैं, जो जिन्होंने बिडिंग की है, वो काफी बड़े प्लेयर्स हैं और उनको पता है कि इन्हीं एरियाज से उनके कंज्यूमर्स आने वाले हैं, चाहे वो बच्चे हो चाहे यूजर्स हो। तो वो अगर वो ठीक करते हैं इन एरियाज को तो इसके लिए समय लगेगा, लेकिन तब तक कमाई का मौका किस टेलीकॉम स्टॉक में होगा अविनाश जी? निवेश का नजरिया कहाँ बनाया जाए? देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि जो फोकस टेलीकॉम प्लेयर है वो भारती एयरटेल है। मुझे लग रहा है कि भारती ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट 5G में ऑलरेडी किया है और वो काफ़ी एग्रेसिव रहेंगे 5G का रोल आउट के लिए, एग्रेसिव प्राइसिंग के लिए। और 4G में भी हमको लग रहा है कि जो उनका 4G का नेटवर्क है वहाँ पे भी प्राइस एक्शन पॉजिटिवली देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से भारती काफ़ी वेल पोजिशनड है। और उसके बाद रिलायंस जो है, इसमें डेफिनेटली कोई डाउट नहीं कि जो आने वाला साल है, दैट इज FY 23 एंड 24, इनके लिए डेफिनेटली इंक्रीमेंटली अच्छा होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स हो चुका है 5G के लिए। और जैसे दूसरे पैनल गेस्ट ने कहा कि देखिए, इंप्रूवमेंट्स के लिए तो बहुत जगह है, लेकिन प्राइसिंग के लिए मुझे लग रहा है कि मार्केट्स काफ़ी वेल पोजिशनड है। तो हो सकता है कि आने वाले 1-2 महीने में आपको प्राइस राइज वापस आरपूज में देखने को मिलेगी और इसका बेनिफिट डेफिनेटली भारती को पहले सबसे ज़्यादा मिलना चाहिए और फॉलोड बाय रिलायंस। इनफैक्ट वोडाफोन में भी इंप्रूवमेंट आएगा, लेकिन इनका आरपू क्लियरली इतना सिग्निफिकेंट नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने कहा कि ये बैलेंस शीट वाइज सबसे वीक प्लेयर इंडस्ट्री में है। बिल्कुल। चलिए, तो 5G का सपना तो सुहाना है, लेकिन दिल्ली अभी भी दूर है। तब तक अगर आप कमाना चाहते हैं तो अविनाश जी ने जो आपको सलाह दी है उसमें निवेश का नजरिया या रणनीति बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। और कंज्यूमर स्किंग के आज के एपिसोड में मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।